बीजेपी मिशन 2024 में जुट चुकी है। 2024 में तीसरी बार कमल खिलाने के लिए बीजेपी एक्शन मोड में है। और उसके लिए देखिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक आपको बता दें बड़े बड़े चेहरे इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। 15 जनवरी के बाद कभी भी मोदी कैबिनेट में खबर यह है कि फेरबदल भी हो सकता है। मोदी कैबिनेट से कई मंत्रियों की छुट्टी भी इसी फैसले के तहत हो सकती है। लखनऊ टू दिल्ली बदलेगी मोदी योगी की टीम। कई मंत्रियों पर लटकी तलवार, युवाओं को मिलेगी जगह। नए साल पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। लखनऊ में योगी कैबिनेट में बदलाव की हवा बह रही है, तो दिल्ली में मोदी कैबिनेट में भी बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी मिशन 2024 में जुट गई है, लेकिन उसके साथ ही वो मिशन 2023 को भी अपने साथ लेकर चल रही है। नए साल में मोदी कैबिनेट में बदलाव की सुगबुगाहट है। सूत्रों के मुताबिक मकर संक्रांति के बाद मोदी कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 15 से 30 जनवरी के बीच मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। मोदी कैबिनेट से कई मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, तो वहीं उनकी जगह युवाओं को पीएम मोदी तरजीह दे सकते हैं। हर साल मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के बाद कभी भी हो सकता है नरेंद्र मोदी की नई टीम का ऐलान। संकेत यही बता रहे हैं कि 14 जनवरी यानी 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच कभी भी मोदी का मंत्रिमंडल विस्तार व फेरबदल होने की संभावना है। मोदी कैबिनेट से कई दिग्गजों की छुट्टी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट में चुनाव राज्य और दक्षिण भारतीय राज्य से आने वाले सांसदों को मौका मिल सकता है। अगर बात दक्षिण भारत की करें तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से आने वाले सांसदों को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। मोदी 2.0 कैबिनेट में आखिरी बार फेरबदल 7 जुलाई 2021 को हुआ था, जिसमें 12 मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, जिसमें कई बड़े नाम थे। इसी महीने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी संभावित है। ऐसे में कई बड़े मंत्रियों की छुट्टी होना नजर आ रही है, तो वहीं नए ऊर्जावान चेहरों को यहाँ पर इंक्लूड भी किया जा सकता है, जिसमें तो साउथ का इलाका है, तेलंगाना, आंध्रा, वहाँ से भी कई नए लोगों को इंडक्ट किया जा सकता है। और साथ में जो 2024 के टारगेट से पहले जितने भी विधानसभा चुनाव हैं, उसके नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। 2023 में जम्मू कश्मीर समेत 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और बीजेपी 2023 और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में जनता को साधने के लिए संगठन में भी फेरबदल कर सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है, लेकिन उनके प्रदर्शन को देखते हुए उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और इसी महीने होने वाले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस पर मोहर लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आगे हम बढ़ते हैं। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए उत्तर प्रदेश को जितना जरूरी है, जीतना भी जरूरी है और अब बीजेपी इसको लेकर तैयारियों में जुट गई है। देखिए, सरकार से लेकर संगठन तक के जो ढीले पेच हैं उसको कसने में जुट चुकी है बीजेपी। योगी कैबिनेट से भी कई मंत्रियों की छुट्टी की तैयारी है, तो वहीं निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत भी हाई है। अब योगी सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है। मिशन 2024 पर बीजेपी यूपी में सरकार से संगठन तक बदलेगा। ओबीसी आरक्षण पर योगी की हुंकार, सुप्रीम कोर्ट से गुहार। यूपी में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर उठा सियासी तूफान अब लखनऊ से दिल्ली पहुंच गया है। सीएम योगी बिना आरक्षण निकाय चुनाव कराने से इनकार कर चुके हैं,
तो विपक्ष हाईकोर्ट से निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना रद्द कराने की साजिश भी बीजेपी ही लगा रहा है। लेकिन सीएम योगी बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल ओबीसी आरक्षण के वादे को दोहराने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है जिससे कि ओबीसी समाज के लोगों को फायदा मिले। और ओबीसी आरक्षण पर छिड़े सियासी युद्ध के बीच अब योगी सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। अब सुप्रीम कोर्ट में 4 जनवरी को सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर छिड़े घमासान के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी है। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। अपील के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस मामले की जल्द सुनवाई की जाए और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील को मानते हुए इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए 4 जनवरी मुकर्रर की है। साफ है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर योगी सरकार विपक्ष को कोई भी मौका नहीं देना चाहती है, लेकिन विपक्ष है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर बेजा भोपू बजाने से बाज नहीं आ रहा है। 2022 हारने के बाद 2024 में विपक्ष आरक्षण के मुद्दे पर ही बीजेपी को घेरने की कोशिश में है। तभी तो समाजवादी पार्टी भी एम और वाई समीकरण को छोड़कर अब दलित वोट बैंक की राजनीति पर उतर आई है। हमारा संकल्प, हमारी पार्टी का, हमारी सरकारों का संकल्प जनता की बेहतरी के लिए काम करने का है और उस जनता की बेहतरी के लिए हम अपने संकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे। उधर बीजेपी भी मिशन 2024 में जुट गई है। नए साल के आगाज के साथ ही बीजेपी उत्तर प्रदेश में मिशन 2024 के मंथन में जुट गई है। आज सुबह से ही बीजेपी के लखनऊ ऑफिस में बैठकों का दौर जारी है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रभारी राधा मोहन सिंह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। 2024 से ठीक पहले बीजेपी सरकार से लेकर संगठन तक बदलाव करने की तैयारी में है। हाँ, हमारा जनाधार नहीं या कम है, यहाँ विस्तार करने का काम एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते हम करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के नाते करते हैं। उन कामों को लेकर हम चर्चा करते हैं। निश्चित तौर पर और विकास हो, सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी जीते, तो जो नहीं जीत पाए हैं उनको कैसे जीते, वहाँ कैसे काम खड़ा करें, उसको लेकर चर्चा करें। कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। ये कहावत इसलिए भी चरितार्थ है क्योंकि यूपी सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर राज्य है। जिसने यूपी को जीत लिया उसका दिल्ली जाने का रास्ता आसान हो जाता है। और इसलिए बीजेपी मिशन 2024 को देखते हुए यूपी में संगठन को गांव स्तर पर मजबूत करने में जुट गई है। बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और मोर्चों के अध्यक्षों के काम की समीक्षा हुई। बीजेपी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। नए साल के आगाज के साथ देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश से बैठकों का सिलसिला शुरू किया गया है। बीएल संतोष समेत केंद्रीय नेतृत्व के तमाम सारे नेता आज लखनऊ पहुंचे हैं और तमाम बीजेपी कोर ग्रुप से लेकर के तमाम ऐसे विधानसभा के, लोकसभा की अलग अलग समितियों और पदाधिकारियों के साथ बैठकों का सिलसिला चल रहा है। लोकसभा के विस्तारकों के साथ चर्चा में सांसदों का भी फीडबैक लिया जा रहा है और इसके आधार पर 2024 की खास रणनीति तैयार की जाएगी। भूपेंद्र चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए 2024 में एनडीए में नए सहयोगी दिख सकते हैं। खास को वो सहयोगी जो 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के साथ लड़े थे। पूर्वांचल में राजभर वोट पर मजबूत पकड़ रखने वाले ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सियासी घमासान इस वक्त छिड़ा हुआ है। नीतीश सरकार सुविधा के नाम पर 7 जनवरी से जातिगत जनगणना कराने जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि योजनाएं तो अभी भी बिहार में चल रही हैं, तो फिर क्या गरीब और दलितों को इसका लाभ नहीं मिल रहा, या फिर इसके पीछे जातिगत वोट बैंक को पता लगाना मकसद है? बिहार में बहार बा, जातिवाद से ही सियासत बा। बिहार में 7 जनवरी से जातिगत जनगणना। बिहार में जातीय जनगणना का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बिहार में सरकार के ठेकेदार बदले तो वादे और इरादे भी बदल गए। नीतीश कुमार की सरकार बिहार में जातिगत जनगणना कराने जा रही है।
नीतीश और तेजस्वी इसके पीछे सुविधाओं की दलील दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक सब जानती है कैसे सुविधा के नाम पर वोट बैंक का खेल खेला जा रहा है। केंद्र सरकार जातिगत जनगणना का विरोध करती रही है, लेकिन लालू यादव और उनकी पार्टी आरजेडी जातिगत जनगणना की मांग करती रही है। अब बिहार में आरजेडी की बैसाखी पर नीतीश की सरकार है, तो जातिगत जनगणना तो होनी ही थी। जातिगत जनगणना का ऐलान तो नीतीश आज से 7 महीने पहले ही कर चुके थे। हम लोगों ने पूर्व से ही कहा है और आप सबको मालूम है कि बिहार विधानसभा ने 2 बार इसको पारित किया है और इस बार सभी पार्टियों की बैठक करके और तब इसका निर्णय लेकर के कैबिनेट के माध्यम से इसको स्वीकृत करके इस पर काम शुरू किया जाएगा। जातीय आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड जो है सर्वे इसका जो है नाम है, और ये कास्ट बेस्ड सर्वे है ना कि सेंसस। तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए सभी लोगों को कि ये जातीय आधारित गणना है, यानी कास्ट बेस्ड सर्वे ये हो रहा है। बिहार में अब 7 जनवरी से जातिगत जनगणना होगी। जातिगत जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में मकानों की गिनती होगी। इसके लिए गणना कर्मियों को 15 दिन का समय दिया गया है। 21 जनवरी तक मकानों की गिनती कर मकान पर नंबरिंग करने का काम पूरा होगा। यही नंबर मकान का स्थायी पता भी हो जाएगा। वहीं दूसरा चरण मार्च में शुरू होगा। नीतीश कुमार का चिर प्रतीक्षित जातीय जनगणना की शुरुआत 7 जनवरी से होने जा रही है। इस 7 जनवरी से पहले चरण का जातीय जनगणना की शुरुआत होगी, जिसमें मैनुअल तरीके से लोगों के घरों को मार्किंग किया जाएगा। सरकार ने यह फैसला किया है कि जिन घरों के जातीय जनगणना में जानकारी ली जाएगी उस घर पर लाल निशान लगाए जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और सपना साकार होने जा रहा है। जी हां, 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एक ऐसा नायाब तोहफा देने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप झूम उठेंगे। और अब सिर्फ काशी में ही नहीं, बल्कि आप क्रूज का लुत्फ अब काशी में नहीं उठा सकते, बल्कि काशी से डिब्रूगढ़ तक आप क्रूज का मजा अब ले पाएंगे। काशी टू डिब्रूगढ़ चलेगा क्रूज। काशी विश्वनाथ से कामाख्या तक क्रूज से सफर। पीएम मोदी देश को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। तोहफा देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश और असम के लिए खास है। प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे लंबे क्रूज रूट का उद्घाटन करेंगे। क्रूज के रूट का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी जाएंगे। 3200 किलोमीटर लंबा रूट, 27 नदियों से होकर गुजरेगा क्रूज। वाराणसी से बांग्लादेश के रास्ते डिब्रूगढ़ जाएगा क्रूज। क्रूज बांग्लादेश में 1100 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। वाराणसी से डिब्रूगढ़ जाने में 50 दिन लगेंगे। गंगा, हुगली, भागीरथी, ब्रह्मपुत्र के रास्ते डिब्रूगढ़ तक यात्रा तय की जाएगी। पीएम मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए कहा था कि ये दुनिया में एक अनूठा क्रूज होगा और भारत में बढ़ते क्रूज पर्यटन का प्रतिबिंब होगा। मैं पश्चिम बंगाल के लोगों से इसका लाभ उठाने का अनुरोध करता हूं। देश में 100 से ज्यादा वाटरवेज और विकसित किए जा रहे हैं। भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये क्रूज देश के 50 प्रमुख पर्यटक स्थलों को कवर करेगा, जिसमें कई विरासत स्थल हैं। वाराणसी में प्रसिद्ध गंगा आरती, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन डेल्टा से भी होकर गुजरेगा। फिलहाल काशी में क्रूज का संचालन होता है। काशी में पीएम मोदी ने साल 2018 में क्रूज की शुरुआत की थी। काशी में पर्यटक क्रूज पर सवार होकर भव्य गंगा आरती का लुत्फ लेते हैं, लेकिन अब पर्यटक काशी से लेकर डिब्रूगढ़ तक घूम सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
तो देखिए 50 दिन के सफर का आप भी लुत्फ उठा पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी इसका आगाज करने जा रहे हैं और अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है ये।